मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कल विधानसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इस लिस्ट में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के साथ मध्य प्रदेश बीजेपी भी चौंक गई। दरअसल बीजेपी ने दूसरी सूची में पहले की तरह 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी के विधानसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद गणेश सिंह, सांसद राकेश सिंह, सांसद प्रीति पाठक और सांसद उदय प्रताप सिंह को टिकट दिया है। यही नहीं, बीजेपी ने महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों के नाम तो आपने जान लिए। आइए अब जानते हैं कि आखिर बीजेपी ने इन्हें कहां से चुनावी मैदान में उतारा है। बात सबसे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की, जिन्हें बीजेपी ने मध्य प्रदेश की दिमनी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। सतना से सांसद गणेश सिंह सतना विधानसभा सीट से ही चुनावी मैदान में होंगे और सीधी से सांसद प्रीति पाठक सीधी विधानसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में। सांसद राकेश सिंह जबलपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में होंगे। सांसद उदय प्रताप सिंह गाडरवार विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 विधानसभा सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर 1 विधानसभा सीट से टिकट मिलने पर हैरानी जताई। कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। कैलाश विजयवर्गीय बोले कि मुझसे यह जरूर कहा गया था कि कुछ काम देना उसे मना नहीं करोगे। बाद में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसके बारे में बताया था। मैं अभी असमंजस में ही था कि इसका ऐलान कर दिया गया, जिससे मैं आश्चर्यचकित रह गया हूं। मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भले ही हैरानी जता रहे हो, पर उनके समर्थक उत्साहित हैं और कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। वो कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा उम्मीदवार घोषित होने पर मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। इंदौर तो सिर्फ एक झांकी है, पूरा एमपी बाकी है, कोई संशय ना रहे। इसीलिए समर्थक अगले नारे में अपनी मंशा भी साफ बयां कर रहे हैं कि हमारा सीएम कैसा हो, कैलाश विजयवर्गीय जैसा। एक नंबर 2 झांकी है, पूरा एमपी बाकी है। एक नंबर 2 झांकी है, पूरा एमपी बाकी है। एक नंबर 2 झांकी है, पूरा एमपी बाकी है। हमारा सीएम कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, कैलाश जी कैसा हो। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पार्टी के इस फैसले का स्वागत किया। कहा कि पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। बीजेपी 2003 जैसी सफलता अर्जित करेगी। कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया होगा। प्रहलाद पटेल से जब मीडिया ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ को कांग्रेस का चेहरा बताते हुए बीजेपी से सवाल किया और पूछा कि क्या वो खुद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा देखते हैं, तो पटेल ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। कमलनाथ एक फेस है कांग्रेस का। बीजेपी का चेहरा कौन होगा इस चुनाव? थका हुआ चेहरा कांग्रेस का, धुंधला चेहरा कांग्रेस का, कालत पुता चेहरा कांग्रेस का, मैं तो कह सकता हूँ। और इसलिए उस चेहरे के सामने इतने चेहरे हैं, हम किसी को भी खड़ा करेंगे तो पर्याप्त है। क्या 2024 के लिए सेमीफाइनल है? सामूहिक नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसके किसी भी चेहरे को पार्टी आगे करेगी पर्याप्त। क्या प्रहलाद पटेल भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? इसका उत्तर दे रहे हैं, मैं उचित नहीं समझता हूँ। तीन केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को विधानसभा के चुनावों में मैदान में उतारना मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए आखिर क्या गुल खिलाने वाला है, ये तो खैर चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस फैसले पर बीजेपी में ही अब बागी स्वर उभरने लगे। सतना विधानसभा से सांसद गणेश सिंह को उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी नेता रत्नाकर चतुर्वेदी ने इसका खुलकर विरोध किया है और उन्होंने विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उतरने का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, रत्नाकर चतुर्वेदी सांसद गणेश सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो मनमानी कर रही है।
कर रही है। क्या सांसद जी कोरोना के समय नहीं निकल सकते थे? कोरोना के समय भी तो वो मदद कर सकते थे, लेकिन कोई भी बड़ा नेता शहर में नहीं दिखा। समान आदमी, समान परिवार के आदमी कोरोना में मदद किए, गरीबों की मदद किए और आज उसका फल मुझे पार्टी ने बहुत अच्छा दिया। मैं पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं सतना विधानसभा की जनता की ताकत बनकर और उनसे चर्चा करके और उनसे आदेश लेके, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि सतना की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं निश्चित निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के कदम का एमपी कांग्रेस ने जमकर मजाक उड़ाया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसी टिप्पणी की है जिस पर विवाद खड़ा हो सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लिखा है कि हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ सबको उतार दिया था, बस यही दूसरी लिस्ट में हुआ है। वहीं पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश में हार मान चुकी बीजेपी ने आखिरी दांव खेला है। जनता 18 साल के कुशासन का हिसाब लेकर रहेगी, मध्य प्रदेश में न्याय होकर रहेगा। एमपी की जनता तैयार है, बीजेपी पर होगा पलटवार। – 2024 से पहले बीजेपी के मिशन साउथ को बड़ा झटका लगा है। अब तक सहयोगी दल रहे एआईएडीएमके ने बीजेपी से गठबंधन खत्म कर दिया है। सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही नहीं, एआईएडीएमके ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी के साथ गठबंधन से किनारा कर लिया है। 25 सितंबर को के पलानीस्वामी ने एआईएडीएम के सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की और उसमें यह फैसला लिया गया। यह नहीं, बीजेपी से अलगाव पर एआईएडीएमके ने पार्टी दफ्तर में पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। शिवसेना, अकाली दल और जेडीयू के बाद से अब एआईएडीएमके एनडीए से बाहर होने वाली चौथी पार्टी बन गई है। पिछले कुछ महीनों से एआईएडीएमके और बीजेपी के नेता एक दूसरे की खुलेआम आलोचना कर रहे थे, तभी से गठबंधन टूटने की अटकलें तेज थीं। लेकिन अब खबर यह भी है कि बीजेपी से किनारा करके एआईएडीएमके कांग्रेस का साथ चाह रही है। हालांकि तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने अभी इस पर चुप्पी साधे हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर इस पर बात करेगा। कावेरी जल विवाद को लेकर आज प्रदर्शनकारियों ने बेंगलुरु बंद का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारी तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के मद्देनजर आज बेंगलुरु में स्कूल, आईटी कार्यालय बंद रहेंगे। बेंगलुरु में आज सुरक्षा कारणों से धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि प्रदर्शनकारियों में आपसी फूट भी देखने को मिल रही है। एक गुट आज बंद का आह्वान उसने किया है तो दूसरे गुट ने शुक्रवार को राज्यव्यापी बंद बुलाया है। बीजेपी और जेडीएस आज बंद का समर्थन कर रहे हैं। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता एकजुटता दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल भी होंगे। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप की अपील की है, तो दूसरी ओर ओला, उबर एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन बेंगलुरु बंद के खिलाफ है, लेकिन 29 तारीख को होने वाले कर्नाटक बंद का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई भर्तियों के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात देंगे, उनसे रूबरू होंगे। बाद में शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है और इसके बाद पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे। 7:15 बजे शाम को अहमदाबाद में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम से प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। यहां पर 10,000 महिलाएं प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। 27 सितंबर को पीएम मोदी वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम के 20 साल पूरा होने के मौके पर जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बाद में वडोदरा, बोडेली का दौरा करेंगे और इस दौरान गुजरात को 5,206 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अमृतसर जाएंगे और अमृतसर में शाह उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में भाग लेंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक अमृतसर के ताज होटल में होगी और इस बैठक में नॉर्थ काउंसिल के सभी सीएम और राज्यपाल शिरकत करेंगे। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल है और इसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान, हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक के लिए अमृतसर पहुंच भी चुके हैं। अमृतसर में होने वाले उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंधित योजनाएं, नहर परियोजनाएं और जल बंटवारा, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित मुद्दे, बुनियादी ढांचे के विकास, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण और वन संबंधित कार्यों को मंजूरी के साथ ही उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, ग्रामीण बैंक के मुद्दों पर चर्चा होनी है।
सबसे अहम मुद्दा महिलाओं और बच्चों से बलात्कार जैसे अपराध का है और इसके लिए त्वरित जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। नड्डा पहले मुंबई में लाल बाग के राजा का दर्शन पूजन करेंगे और बाद में गिरगांव में केशव जी नाइक चाल जाकर गणपति का दर्शन करेंगे। इसके बाद वो पुणे रवाना होंगे और वहां पर मेरी माटी मेरा देश कैंपेन को गति देंगे। बाद में दगड़ू सेठ मंदिर भी जाएंगे। बाईस सितंबर को 9 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र में भाग लेंगे और ग्लोबल साउथ पर एक विशेष कार्यक्रम की वो मेजबानी करेंगे। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली सबरी ने कनाडा पर तीखा हमला बोला है। श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने कनाडा को आतंकियों का पनाहगाह बताया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर वो जमकर बरसे, कहा कि ट्रूडो की करतूत का श्रीलंका भी मुक्त भोगी रहा है। We have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka. A terrible, total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. And I saw yesterday he had gone and given a rousing welcome to somebody who have associated with the Nazis in the past on the Second World War. So this is questionable, and we have dealt it in the past. We have categorically rejected those outrageous allegations. So I'm not surprised that sometime Prime Minister Trudeau comes out with outrageous, unsubstantiated allegations.